type 2 diabetes is occurring in at very early age. 20-25 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज होना वो बहुत कॉमन हो गया है. I have youngest case of diabetes that is 12 years. Environmental factor में pollution is one of the biggest role player in type 2 diabetes. Welcome to Setu Samvad. This is dietitian Riddhi Nanda, your own Ayurveda nutritionist, and today we have Dr. Rutul Goklani, who is an esteemed, very well-known diabetologist working in Ahmedabad, and he has his own hospital named under the AHC Diabetes Center. Welcome, Dr. Rutul, to our podcast show. Thank you very much, Riddhi, for inviting me. And this is really an exciting thing to know about Ayurveda nutrition, bridging with our medicine practices. And I'm really very happy to be here. Thank you so much for accepting this invitation. And, up till now, I was more into the reels and all, but this is the first time that, we are coming up with this series where we are trying to give a very good knowledge and busting a lot of the myths related to the very first show is about the diabetes. So let's just dive in, right? So we would like to know lot about the diabetes, but आप इस practice में कितने साल से हैं सर? मुझे करीबन 11 साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस को. तो डायबिटीज़ स्पेसिफिकली इज़ माय स्पेशलिटी, बट सब स्पेशलिटी उसमें भी बहुत सारी हैं. और उसमें भी gestational diabetes is my forte, and I'm really working very close with gestational diabetes and all faculties all around the world for gestational diabetes. Okay, perfect. So when you started working as a diabetologist, उस टाइम पे जो एज ग्रुप में डायबिटीज हुआ करता था एंड अभी के डायनामिक्स में do you feel or do you see any changes in the age group? सो डेफिनेटली हम हमारी बुक्स में अभी तक जो पढ़ते आए हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली जो 90% डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है. और वो यूजुअली आफ्टर सर्टेन एज, स्पेशली 40 साल के बाद होता है, 45 साल के बाद होता है. बट व्हाट चेंज वी आर सीइंग इन लास्ट 1 or 2 decade is like our diabetic population, especially type 2 diabetes, is occurring in at very early age, or even I would say a decade or 2 decades earlier in comparison to our Western population or Caucasian population. तो हम अगर देखने जाएं तो वो 20-25 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ होना वो बहुत कॉमन हो गया है. आप भी अपनी प्रैक्टिस में देखते ही होंगे. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैंने तो देखा है कि 18 साल 16 साल के बच्चे भी आते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है. I have youngest case of diabetes that is 12 years. Wow. And that is, not at all juvenile diabetes, that is like type 2 diabetes. यस. और उसको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत है, ज़्यादा. क्योंकि ज़्यादातर आप देखने जाएं तो अगर 12 साल की उम्र में कोई बच्चा आता है तो डायरेक्टली इंसुलिन पे ट्रीटमेंट चालू हो जाती है. True. So I totally agree with that. So, would you be able to give our audience some sort of knowledge on what sort of diabetes are there? रिद्धि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अगर हम देखने जाएं तो डायबिटीज़ के बहुत टाइप्स हैं, बहुत टाइप्स, सब टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. इवन अब तो टाइप 5 डायबिटीज़ की बात चल रही है कि उसके डायग्नोसिस में, क्लासिफिकेशन में रखा जाए. तो वहाँ पे हमको सिर्फ डायबिटीज़ नाम पता है, बट मेजरली 3 जो टाइप हैं डायबिटीज़ के वो है टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ में एक और सब क्लासिफिकेशन होता है लाडा. अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है उसके बारे में बेसिक आपको समझा देता हूँ. टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली ये बच्चों में होता है जिसमें कंप्लीट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जिसमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता है, और उसमें आपको दिन में 4 से 5 बार या 6 बार इंसुलिन लेना पड़ता है. सो ये एक टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया. लाडा इज़ लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट्स. ये यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ ही होता है, पर ये ओल्डर एज में होता है. जनरली ये 30 या 35 इयर्स की एज के बाद जब होता है, और उसमें थोड़ा बहुत इंसुलिन बनता है और ग्रेजुअली इंसुलिन बनना कम होता है, तो उसको हम लाडा बोलते हैं. ये कैसे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप? एज के हिसाब से और
इसमें सी पेप्टाइड की वैल्यू देखते हैं, इंसुलिन रिजर्व कितना है, और दूसरी एक चीज़ होती है, दोनों डायबिटीज़ ऑटो इम्यून टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, तो आप उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है तो ये हम टाइप 1 या तो लाडा टाइप ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि 90% लोगों को होता है। अब ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आप यूजुअली 40-45 ईयर्स की एज के बाद देखते हैं, जो कि आजकल यंगर पॉपुलेशन में भी देखा जाता है, बट यूजुअली ये 40 ईयर्स की एज के बाद होता है। और थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्योरली जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो डायबिटीज़ होता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। Yes. So overall, as you are saying कि type 2 diabetes बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, and even GDM, gestational diabetes mellitus, that is also increasing. So ये दोनों की वजह, according to you, what is the main reason? Yeah, what are the factors Which are playing role. playing a role? Yes. So there are multiple factors which are playing role. सबसे पहले हम यही समझते हैं कि मेरे मम्मी पापा को है, चाचा मामा को है, बुआ को है, इसलिए ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। बट ये सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं इसको। ये लाइफस्टाइल जो हमारी पिछले एक डेकेड में, एक दशक में जो चेंज हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। समवेयर नाउ वी आर कमिंग टू नो दैट एनवायरमेंटल फैक्टर में पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रोल प्लेयर इन टाइप 2 डायबिटीज़ एज वेल एज एनी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो जहाँ पे हम ये समझते हैं कि खाने पीने के तौर तरीके जो चेंज हो रहे हैं, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है। और उसके अलावा जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं वो हमारा अर्बनाइजेशन, और जिसमें पॉल्यूशन एक रोल प्ले कर रहा है। So obesity को आप कैसे गिनते हैं? Because many year of the time being a nutritionist, I get a lot of patients coming to me and saying that we need to lose weight because weight loss कर देंगे तो diabetes ठीक हो जाएगा. So this is the biggest myth that I've been seeing according to me. But what is your view on that? That सिर्फ obesity वाले लोगों को ही diabetes होता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा, और मैंने जानबूझ के ओबेसिटी का इसमें कोई उसको मेंशन नहीं किया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है, नो डाउट। बट सिर्फ ओबेसिटी को एड्रेस करने से या तो वज़न कम करने से डायबिटीज़ रिवर्सल नहीं होता है। इसके लिए जो डेटा है अभी तक, ये ऐसा सजेस्ट करते हैं यू शुड एटलीस्ट रिड्यूस बाय 15 to 20% ऑफ वेट रिडक्शन, और उसके बाद उसको सस्टेन करना है। और उसके बाद भी आपके पेनक्रियाज की जो एज है, आपका, हम गुजराती में कहते हैं स्वादुपिंड, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, अब उसकी एज भी तो बढ़ने वाली है। उस हिसाब से उसमें से इंसुलिन बनना थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो वो चीज़ को हमको ध्यान में रख के ही कहना है कि इट इज़ नॉट डायबिटीज़ रिवर्सल, एक्चुअली वी कॉल इट डायबिटीज़ रेमिशन। सो एटलीस्ट फॉर 5 years यू मे नॉट नीड मेडिसिन, इट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ रेमिशन। और ये भी 15% वेट रिडक्शन करने के बाद उसको आपको सस्टेन करना है आने वाले कुछ 4-5-6 साल या 10 साल तक, तब जाके हम उसको रेमिशन कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल चेंज फॉर लाइफ टाइम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। आप 3-4-6 महीने खाने पे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, इससे रिवर्सल तो होता है, पर उसको आपको डिसिप्लिन में लाना, उसको आपकी हैबिट में लाना, आपके रूटीन लाइफ में लाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए कंप्लीट डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड, और पॉसिबल है, पर वो डिसिप्लिन में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। So first of all, I would say that I'm very glad that you, being such a higher authority in the world of diabetes, you're talking about the lifestyle, and of course we as a doctors of veterinary people know that it is a lifestyle disease, but कहीं ना कहीं शायद लोगों को नहीं पता है। And नरेंद्र मोदी जी ने जो 2019 में फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, he clearly said that any of the lifestyle disease, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो उसको रिवर्स करना या मैनेज करना पॉसिबल है, right? So I really appreciate you talking about it. So आपके हिसाब से
of course I can to talk a lot about it, about the lifestyle, but आपके हिसाब से what are the actual factors in the lifestyle यस, जो सो रोल प्ले कर रहे हैं? यूजुअली हम लाइफस्टाइल चेंजेस में जो समझते हैं वो सबसे बड़ा पार्ट डाइट, हमारा न्यूट्रिशन है, उसको समझते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए देखने जाए तो अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं है और ये एक्सेप्ट करना चाहिए, खास करके हमारे अर्बन एरियाज में। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर इसके अलावा डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जो है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है और ओवरऑल डिसिप्लिन है। ये सारी चीज़ें, सो एडहेरेंस टू एवरीथिंग and not only medication, So adherence to you're saying exercise, that stress also plays a big role? very big role. Like I would say stress is one of the most important factor, but still I feel कि जो stress है वो modifiable risk factor में से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आजकल मैं उसको डालता हूँ। और मैं हर एक पेशेंट को भी समझाता हूँ कि स्ट्रेस कम करने के आपके पास जो तरीके हैं वो फैमिली के साथ बैठ के आप डिस्कस करिए, क्योंकि आप मेरे साथ अगर डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ शायद सस्टेन नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए आप वो कम कर लें, पर आगे जाके उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। So how about rather than focusing upon the stress, जो हैप्पी हॉर्मोन्स, कोई ऐसी एक्टिविटीज है या ऐसा खाना है जैसे हैप्पी हॉर्मोन्स, डोपामिन, एंडोफिन्स, वो सारे हम ऐसा कुछ करें तो डू यू थिंक दैट इट प्लेज अ रोल इन लाइक बैलेंसिंग द स्ट्रेस हॉर्मोन्स? आई वुड से मैंने खुद ने भी फील किया है। व्हेन आई वाज इन वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन बिफोर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स अगो, एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे। आप अगर एडीए गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी की गाइडलाइंस हैं, उस हिसाब से एटलीस्ट 150 मिनट्स एक्सरसाइज पूरे वीक में एटलीस्ट करते हैं। सो 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे कैन रियली चेंज योर लाइफ। और उससे जो एंडोर्फिन्स, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो आप ये कह रहे हो डॉक्टर ऋतुल कि अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट, वेदर इट्स एनी टाइप ऑफ डायबिटिक पेशेंट, जहाँ पे इधर मैनेजमेंट करना है या रिवर्सल करना है, बट 150 मिनट्स अ वीक अगर वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं मिनिमम, राइट? यहाँ पे आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड माई पॉइंट कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करना यानी जिम जाना। What is your view on that? Is only gymming is an exercise, or you would consider brisk walk also a type of workout, or playing a sports, can also help? What do you think? सो डेफिनेटली इसमें हम कभी भी सिर्फ वॉकिंग या सिंपल एक्सरसाइज जो है, लोग एक्सरसाइज का मतलब ही ये समझते हैं कि वॉकिंग करना, खास करके हमारे ओल्डर डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि वो ज़्यादातर नहीं कर दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। बट आइडियली वी शुड डू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 to 3 days a week, स्पेशली आफ्टर 45 years ऑफ एज। उसके बाद 40 years के बाद आपके मसल्स हैं वो वीक होना चालू हो जाते हैं। तो उनको तो मसल्स को प्रिजर्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो आपके ग्लूकोज का सबसे बड़ा सोर्स है। वहाँ पे जाके ग्लूकोज एब्जॉर्ब भी हो जाता है आप जब मसल्स का यूज़ करते हैं। तो दूसरी एक चीज़ है स्पोर्ट्स, जिमिंग, उसके अलावा आप ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो बहुत अच्छा है। उसके साथ योगा एंड मेडिटेशन और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप एक्सरसाइज को, सारी एक्सरसाइज को कंबाइन करें, सिर्फ वॉकिंग काम में नहीं आता है। So that's a very good point, but what is your view कि कितना परसेंट physical activity role play करती है when we are talking about the lifestyle overall? Because I always tell my patients that physical activity plays only 20% role, and rest 80% is still your different factors of lifestyle. Because I've seen in my practice कि जब हम BCA करवाते हैं, body composition analysis, people go so haywire, they will do
cardio, they would do a lot of strength training, and they actually lose muscles. वेरी ट्रू. आप मसल्स रिजर्वर की बात कर रहे हो, पर यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटी करके अपना लीन बॉडी वेट लूज करके आते हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम लूजिंग वेट आई एम गेटिंग हेल्दियर, बट ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर गेटिंग इवन मोर अनहेल्दियर. सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके लिए सिर्फ आपको एक्सरसाइज, जैसे आई टोटली आई एम अग्रीड टू यू कि 20% रोल एक्सरसाइज का है एंड 60 to 70% इज योर डाइट. बट BCA का एक प्रॉब्लम है. व्हेन यू लूज वेट you usually lose your intramuscular fat as well. इसलिए BCA में कई बार वो ऐसा दिखाता है कि आपका लीन मास लूज हो रहा है. बट येस, इंट्रामस्कुलर फैट उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए. येस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए. उसके साथ appropriate amount of protein intake is also very important. The people who are doing regular exercises. So the people who are into strength training and all, right? Yes. So are you talking about the protein supplements or the real natural protein? Real natural protein. जो हमारे enough. खाने में से आता है, the Yes, plant protein. yes, plant based protein are enough. And जो लोग ये समझते हैं कि vegetarian, as we are living in Gujarat, we are mainly like vegetarian eaters. So that time I would really say कि हमारा जो vegetarian diet है उसमें भी enough protein हमें मिल सकता है अगर आप proper nutritionist like you can guide. तो plant based protein are enough. And you don't need supplements. I'm really Yes. glad to hear this from you. So in a conclusion, we can say that the healthy, well-balanced food thali, जहाँ पे proper portion of protein है, carbs है, fat है. Now ये भी एक मीथ है जो मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं कि हमने तो ऐसा सुना है या पढ़ा है कि जब डायबिटीज़ होता है तो आपको कार्ब्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने चाहिए. What is your view on that? So कार्ब रिडक्शन ये एक सिर्फ रास्ता नहीं है. डेफिनेटली वी आर कार्ब ईटर्स. जो स्टार्ट स्टडी करके एक स्टडी हुई है उसमें 75 to 80% हम हमारे पेशेंट्स में देखने जाते हैं. जब डायबिटिक पेशेंट्स में तो वो सारे कार्ब्स 80% कार्ब्स लेते हैं, जबकि वेल बैलेंस डाइट होता है उसमें 60% कार्ब्स होना चाहिए. तो उसमें हमको 20% कार्ब्स रिड्यूस करने हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रोटी नहीं खानी है, आप ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ बाजरे की रोटी खानी, क्योंकि वो भी एक कार्ब है. ये भी आजकल बहुत चालू हो गया है कि मिलेट का इतना मार्केट बढ़ गया है दैट एवरीबडी इज लाइक अभी हम व्हीट नहीं खा रहे हैं, राइस नहीं खा रहे, वी आर जस्ट ऑन मिलेट. सो कोई भी चीज़ की अति भी हमेशा नुकसान ही करती है. एंड wheat and rice are a part of our staple diet, and I also promote that even though you are a diabetic you should never leave your wheat and rice, but it is more about how you balance your thali. एग्जैक्टली. तो आपको 60% कार्ब कैसे करना है, 20 to 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए, फैट आपके 10 to 15% होने चाहिए विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है. आपको समझने की ज़रूरत कि आपकी हेल्दी बैलेंस डाइट थाली कैसी होनी चाहिए. सो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि डॉक्टर रुतुल ये बताना चाहते हैं कि व्हेन यू आर अ डायबिटिक यू शुड ऑलवेज 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 consult a nutritionist, any of the nutritionist, but it is very very important so that the nutritionist can teach you how to balance your thali. And अगर डॉक्टर रुतुल कोई पेशेंट रेगुलरली जैसे आपने बोला फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, प्रॉपर वेल बैलेंस थाली ले रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज है थोड़ा प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर रहा है, सो कितने % चांसेस है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो जाए? सो अगेन इट इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ की हम ज़्यादातर बात नहीं करते हैं. सो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायबिटीज़ रिवर्सल या तो रेमिशन, ये जब आपको डायबिटीज़ शुरुआत के 6-8 महीने 1 या 2 साल हुए हैं तो उसमें आपका बीटा सेल मास जो पेनक्रियास का है उसका रिजर्व अच्छा होता है, तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है. अगर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ इज़ मोर देन 5 years और 10 years तो उसमें चांसेस बहुत सारे कम हो जाते हैं. उसका रीज़न है आपके बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास है वो कहीं ना कहीं थके हुए हैं.
इसीलिए आप ज़्यादा मेडिकेशन पे हैं। तो जितनी ज़्यादा मेडिकेशन है, जितनी ज़्यादा टैबलेट्स हैं या तो इंसुलिन है, उन सारी चीज़ों को एडॉप्ट करके अगर हम देखने जाएं तो रिवर्सल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी अगर आप देखने जाएं तो अगर आपकी 3 मेडिकेशन चल रही है, एक इंसुलिन चल रहा है, उसमें से आप इंसुलिन बंद कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट इज़ रिमिशन। एब्सोल्युटली। सो हम उसको रेमिशन के स्टेजेस को भी डिफाइन करना चाहिए, जो कि आजकल ओबेसिटी की नई गाइडलाइंस हैं, उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। तो उसमें अगर आप 1 या 2 मेडिसिन कम करते हैं या इंसुलिन को बंद कर पाते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ रेमिशन। तो उसको हमको तो प्रॉपर्ली डिफाइन कभी करना भी चाहिए। कोई भी पेशेंट कितने सालों से डायबिटीज लेके चल रहा है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे के पुराना केस है या नया केस है, आर यू ट्राइंग टू से कि मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर कंबाइन करते हैं, तो अगर न्यू ऑनसेट होएगा या विद इन 2 years वाला होएगा, तो देर आर हाई चांसेस कि वो रिवर्सल में चला जाए। एंड अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो मैनेजमेंट, दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? एग्जैक्टली मैं यहाँ हमारे जितने व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो फिजिशियंस हैं हु आर प्रैक्टिसिंग डायबिटीज़ और हु आर थिंकिंग टू प्रैक्टिस इन ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वाओ, और उसके बाद आपकी this is ट्रीटमेंट like a चालू होनी music चाहिए। to my ears, Dr. Rutul. I really feel that, yes, you absolutely rightly said that, if in India सारे डॉक्टर्स कोई भी डिजीज के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू कर देना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैनेजमेंट हो या रिवर्सल हो, बट एटलीस्ट मेडिकल बर्डन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा वो कंट्रोल में आएगा। Because I'm pretty sure that you would agree that every medicine in a long term would have a certain amount of some sort of side effect. And if we can reduce the burden of medicines in any of the diseases by taking responsibility, आपको क्या लगता है कि आप तो 11 सालों से प्रैक्टिस में हो, इतने ज़्यादा पेशेंट्स देख रहे हो, डू यू थिंक दैट पेशेंट्स आर प्लेइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि हम टाइम से मेडिसिन तो ले रहे हैं टाइप्स? बहुत ही सही आपने ये बात कही है। ये कमेंट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ, और अभी मैं इसके बारे में बात करने ही वाला था। जहाँ पे आप देखें तो एक डॉक्टर के लिए बहुत इजी होता है, एक मेडिसिन बढ़ा देना, एक इंसुलिन एडॉप्ट कर देना और टाइम ना देना। बहुत ही इजी होता है क्योंकि पेशेंट जब बाहर क्यू में बैठे हैं तो हमारे लिए वो जल्दी होता है कि फटाफट पेशेंट भी वेट कर रहे होते, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा 3 मिनट्स और एक्स्ट्रा 5 मिनट्स प्लेज अ बिगेस्ट रोल इन देयर लाइफ। तो वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर किसी पेशेंट का आपको चेंज करना है तो आपको पेशेंट को समझाना, एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जितना पेशेंट अवेयर होगा, क्योंकि हम पेशेंट के पास कितना टाइम देंगे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, नया पेशेंट आया है तो उसके लिए 15-20 मिनट्स, बट उसके बाद वो 3 महीने बाद आएगा। जब वो 3 महीने बाद आता है तो वो पेशेंट स्पेंड्स टाइम विथ हिज और हर फैमिली मोर देन अस। राइट। तो एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्स्ट्रा 3 to 5 मिनट्स दें और पेशेंट को समझाएं, एजुकेट करें। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस भी कम है, बिकॉज व्हेन आई प्रैक्टिस एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स दैट वी आर नॉट दैट डाइट गिविंग मशीन। इट्स नॉट लाइक कि इतना कार्ब्स खा लो, इतनी कैलोरीज खा लो। न्यूट्रिशनिस्ट का एक्चुअल रोल है टू डिज़ाइन योर लाइफ स्टाइल, टू टीच यू कि व्हाट आर द रियल टाइम चैलेंजेस, बिकॉज सबकी लाइफ आज इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है। नॉट दैट दे डोंट वांट टू बी हेल्दी, एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी, बट इट्स जस्ट समवेयर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कैसे क्या फिटिंग करना है। So as a nutritionist, our role is a designing of their lifestyle such that it can balance, it can give them a long-term sustainable solution, rather than putting them on a diet, because कहीं ना कहीं diet भी वो एक stress create कर ही देता है that I'm on a diet, because I know, I've been a case of childhood obesity, I've been on a diet for years, so I know that emotional stress. So, ये जो आपने अभी जो बात बोली,
इट इज़ रियली रियली इम्पैक्टफुल कि जब एक डॉक्टर थोड़ा सा भी टाइम देके पेशेंट को समझाते हैं, and after 3 to 5 minutes, educating a family, educating a patient, and then when a patient goes to a nutritionist, understanding कि कैसे मुझे मेरी लाइफ को बैलेंस करना है, and then taking a full responsibility. I would say that, this is my point of view, that 90% of the disease management has to be done by the patient side, and the 10% we should put it on the doctor's side. But कहीं ना कहीं वो थोड़ा हो जाता है कि हाँ, जब डॉक्टर हैं तो बिल्कुल सही बात है, पर आई वुड डिफर अ लिटिल फ्रॉम यू कि जहाँ आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है पेशेंट्स में. यस, इन रूरल पार्ट और सम कम्युनिटीज़ देर इज़ लेस लैक ऑफ एजुकेशन, आई वुड से. पर ज़्यादातर आप अगर यहाँ देखने जाएं तो बिन सोशल मीडिया कंजम्पशन है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जान भी रहे हैं, फिर भी आप इग्नोरेंट हैं. उसका रीज़न ये मैं 2 फैक्टर आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा. एक तो ओवर सोशलाइजेशन है और दूसरा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है. आप अगर नया कोई बिल्डिंग बन रहा है, आपके नज़दीक में ही कहीं देखिएगा, तो सबसे पहले वहाँ पे पिज़्ज़ा एंड बर्गर का शॉप खुलेगा. और आप अगर आजकल आप जैसे बात कर रहे थे चाइल्डहुड ओबेसिटी, इट इज़ लाइक सुनामी. और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ओवर सोशलाइजेशन. आप एवरी डे यू आर गेटिंग वन और अनदर इंडिकेशन. अगर आप अहमदाबाद में, गुजरात में रहते हैं, तो आफ्टर अगस्त टिल February you have every day one or another festival or invitation. Maybe it is baby shower, maybe it is a wedding or something else. और कुछ नहीं है तो आपके घर पे कोई आ रहा है या आप किसी के घर पे जा रहे हैं. तो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक फीस्टिंग एवरी डे. तो फिर ऐसे केसेस में आई मीन लेट्स से दैट आई थिंक इवन आई हैव सीन दैट आफ्टर कोविड सोशलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है, राइट? सो एंड पीपल डोंट वांट टू मिस ऑन दैट सोशल वाला पार्ट ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज डेली लाइफ में लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बिजनेस में, जॉब में, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बस्टर भी हो जाता है. बट कहीं ना कहीं अगेन द बैलेंस इज़ द की. सो बैलेंस करना हमें सीखना पड़ेगा, आई गेस. एंड वहाँ पे एज अ डॉक्टर आपका और me being a nutritionist, us being a nutritionist, it is like we have to unite together and educate patient कि socialization भी करना है, आप ये भी खाना है, वो भी खाना है, बट साथ में बॉडी को सपोर्ट भी देना है, ताकि जब आप डिजीज कंडीशन में आ जाओ तो या तो वो डिजीज से बाहर निकल जाओ या वो डिजीज को मैनेज करना सीख जाओ. मैं इससे थोड़ा आगे जाता हूँ. मैं प्रिवेंशन के इसमें बहुत ज़्यादा हूँ. Wow, कि मुझे I would love to hear that. सो प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल ओनली कि अब जब बचपन से, या तो इवन a pregnant woman, when she is pregnant, you are explaining this to that lady that आपका बच्चा है वो ज़्यादा शुगर से एक्सपोज हो रहा है, बिकॉज आपका जो बेबी है उसका पेनक्रियास तैयार होता है 10 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. तो जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके 2 या 2.5 महीने में ही पेनक्रियास बेबी का तैयार हो गया है. अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, वो ज़्यादा शुगर बेबी के इसमें जाता है. अल्टीमेटली उनका पेनक्रियाज है ओवर एक्टिव होता है, वो शुगर से एक्सपोज होता है, तो तभी से उसके ऊपर स्ट्रेस है. आपने गर्भ संस्कार के बारे में सुना होगा. Yes, yes. तो जो चीज़ बच्चा अपने जब गर्भ में होता है तब जो चीज़ें सीखता है वो आगे जाके वो बाहर आके ही उसके बॉडी में वो चेंजेस होना चालू हो जाते हैं. तो आप इतना जल्दी बेबी को शुगर से एक्सपोज मत करिए, ज़्यादा ग्लूकोज से या ज़्यादा I would even say कार्ब से एक्सपोज मत करिए. So this is also one of the myth, Dr. Rutul, that लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा I mean मैं I've heard patients saying, मैडम हम तो इतना शुगर नहीं खाते, पता नहीं कैसे डायबिटीज़ हो गया, right? So I think this is also like thank you for reminding me that we really need to educate that कि सिर्फ शुगर खाने से तो डायबिटीज़ नहीं होता है, right? That Very true. as we have already said that lifestyle के बहुत सारे factors है.
So the same goes with the GDM females also. राइट कि उनकी लाइफस्टाइल में जैसे प्रेगनेंसी में रेंडमली खाना जो भी क्रेविंग्स हो रहे हैं, जैसे आपने बोला कि शुगर का एक्सपोजर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस फूड शायद बढ़ रहा है, एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा. यस, प्रेगनेंसी में यूजुअली सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज सो कॉमन. दूसरी एक चीज़ है कि पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी घूम लीजिए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो खास करके उनके फैमिली में ये होता है कि नहीं, आपको गुड़ तो खाना पड़ेगा, आपको शुगर तो लेना पड़ेगा. तो ये बहुत ही कॉमन है. तो इवन वी कैन स्टॉप दिस. ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेबी को एक्सपोज कर रहे हैं. नहीं, सो यहाँ पे थोड़ा सा मी बीइंग अ आयुर्वेदा न्यूट्रिशनिस्ट आई वुड लाइक टू पुट अप माय पॉइंट कि सो प्रेगनेंसी इज द टाइम जहाँ पे वात पित्त कफ. सो आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द प्रकृति ऑफ वात पित्त कफ, एंड सारे 6 के 6 टेस्ट बर्ड्स टेस्ट ओवर एक्टिव हो जाते हैं. हाँ, एंड टेस्ट जाने चाहिए. एंड जब वाता वाला फेज चलता है सो स्वीट क्रेविंग्स होती है. सो आवर एंशिएंट साइंस सेज दैट दैट अनप्रोसेस्ड जो है द रियल शुगर है, This is the रियल जैगरी dates. do we we get. get real jaggery nowadays? It I is, mean, like it we is have really, to look for it. yes, Yeah, it's not easily available, but yes. if we stay away from the refined white coated Exactly. sulfur coated sugar. This True. should be the message. Yes, rather than so now so artificial sweeteners, they are also very harmful. स्टीविया लोग लेते हैं डायबिटिक पेशेंट, बट वो स्टीविया में भी इंग्रेडिएंट्स में देखो तो 60 to 70% इट्स स्टिल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. सो वी हैव टू लुक फॉर द रियल ओरिजिनल स्टीविया एज अ शुगर सप्लीमेंट. येस, एंड ब्राउन शुगर की बात आती है तो ब्राउन शुगर इज मोस्टली कलर कोटेड, Color. राइट. सो आई थिंक रादर देन दैट जैगरी पाउडर यूज करना, जहाँ पे हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, द रियल जैगरी पाउडर, Yes. गुड़ शक्कर हो गया, फिर लम्प शुगर. अगर आपको याद हो पहले के ज़माने में ऐसे बड़े बड़े तो लम्प शुगर आते थे, वो अभी भी अवेलेबल है. इट्स जस्ट वी हैव टू डेवलप एन आई फॉर राती में दैट. हम उसको खड़ी खड़ी शाकर, राइट. Yes. सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कि हमें टोटली स्वीट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्वीट ज़रूरी भी है, बट कहीं ना कहीं अगर हम नेचुरल स्वीट्स में जाते हैं, बट अगेन और नहीं कर रहा है. Yes. पर इसमें एक चीज़ कैच ऐसा है कि अगर एज ज़्यादा है, हाँ, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी एज ज़्यादा है, तो उनको पहले स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है ज़रूरी है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर. राइट. और वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में है, और उसमें आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्क्रीन कराने के बाद ही आपको अलाउ करना है वेदर यू शुड टेक जैगरी और नॉट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो ये भी यस मीथ है कि भाई तो क्या हुआ, हम डायबिटिक है पर हम तो जैगरी खाएंगे, हम ये लम शुगर खा सकते हैं या जैगरी पाउडर खा सकते हैं या डेट्स खा सकते हैं. सो उसके लिए भी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना एंड डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना क्या कैसे बैलेंस में खाना है ताकि आपका अल्टीमेट ग्लाइसेमिक लोड ना बढ़ जाए. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस हैं, वो ग्लाइसेमिक लोड से रिलेटेड होते हैं, और ओवरऑल कैलोरी कम करने से और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वैसी चीज़ें खाने से ही फ़र्क पड़ता है. और सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आप समझते हैं कि शुगर हाई रहने की वजह से होते हैं, ऐसा नहीं है. फ्लक्चुएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अगर आप एक ही दिन में हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, शुगर बहुत लो भी होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा हाई भी होता है. जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हमें शुगर क्रेविंग होती है, हम ज़्यादा खाते हैं तो वो शुगर बढ़ने लगती है, और वो अगर हर एक दिन ऐसा होता है तो वो ज़्यादा हार्म करता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है रादर देन इवन बीइंग हाइपरग्लाइसेमिक ऑल द टाइम. True, true. So I would like to conclude this talk, which I hope that हमारे audience को काफ़ी ज़्यादा knowledge मिला होगा, that the ultimate message of us, and please let me know whether you agree with that or not, that disease है, diabetes है, कोई भी type 1, type 2, GDM, कुछ भी है, reversal and management के लिए, along with the medication, lifestyle modification, if go hand in hand, we can reduce a medical burden. No doubt about that.
Very good, very good. I am I really appreciate your answer. So, viewers, I would really like to thank Dr. Rutul Goklani for joining us today. Thank you for giving us your precious time, and thank you for sharing such a great knowledge with us. Dr. Rutul Goklani, he's practicing in Ahmedabad. He has his diabetic center named AHC. This is dietitian Riddhi Nanda, your own Ayurveda nutritionist. Thank you so much, Dr. Rutul Goklani. Thank you very much.